स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। तारीख है 11 जुलाई 1942, दिन है सैटरडे। न्यूज़पेपर का नाम बॉम्बे सेंटिनल और खबर कहती है कि डिप्रेस्ड क्लास लीडर इन्वेड्स सिटाडेल ऑफ प्रिविलेज। दरअसल में जिस खबर को लेकर के अक्सर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की आलोचना की जाती है कि वो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर उस वक्त हुआ करते थे जिस वक्त भारत अकाल से जूझ रहा था, खासकर बंगाल प्रांत। लेकिन दोस्तों, जरा उस दौर के इस अखबार की कतरन को देखिए तो पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनाया था। जहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि द मैन हु हैज फॉट हिज वे अगेंस्ट पॉवर्टी, एडवर्सिटी, इनजस्टिस टू द पिनेकल ऑफ लीडरशिप। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति के सफल होने और जीत जाने की कहानी थी जो व्यक्ति ताउम्र अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करता रहा। तो स्वागत है सभी दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक थोड़े से ऐसे मुद्दे पर जिस पर हो सकता है कि आप लोगों के ओपिनियंस अलग हों। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेरा पक्ष या विपक्ष कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी एक विचारधारा के समर्थन अथवा उसके विरोध में नहीं हूं। साथ ही साथ दोस्तों, ये दोनों ही महापुरुष जो कि आपको थंबनेल पर दिख रहे होंगे, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये दोनों ही अत्यंत सम्माननीय हैं। आधुनिक भारत के निर्माताओं में इनका नाम अग्रगण्य है। लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होने के नाते कहीं ना कहीं आपके भी मन में और शायद मेरे भी मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर रहती होगी कि आखिर ये दोनों इतने बड़े लीडर्स हो करके, इतने एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स हो करके, आखिरकार एक दूसरे के ओपोनेंट्स क्यों थे? अलग अलग बातों को लेकर के इनकी आइडियोलॉजीज, इनके थॉट्स में इतना वाइड गैप क्यों था? तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अलग अलग मुद्दों पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी, इनके राय क्या थी, ओपिनियंस क्या थे, और क्या वाकई में ऐसा था कि महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के इस सुपर इंटेलेक्ट से थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं भयभीत थे। हालांकि भय और महात्मा गांधी ये दो अपोजिट पोल्स के जैसे हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। पर फिर भी यहां पर भय का मतलब वाकई डर नहीं, बल्कि एक तरीके से एस्टॉनिशमेंट की एक फीलिंग कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिस भी किसी फील्ड में उसने अपने कदम रखे, चाहे वो इतिहास हो या फिर वो थियोलॉजी हो या फिर वो साथ के साथ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ, किसी भी तरीके के फील्ड में, चाहे वो फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, इनफैक्ट इन सभी फील्ड्स डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक मुकाम हासिल किया था। तो दोस्तों, मैं मेरे ख्याल से समझता हूं कि दोबारा से इस चीज का इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है आप किसी भी व्यूअर्स को कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एकेडमिकली क्या क्या क्वालिफिकेशंस पाई थी और किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इवन द फेडरल रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आगे चल करके बनता है उसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए, या फिर किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए संघर्ष करने में, जहां एक तरफ पूरे देश में नेशनल मूवमेंट जो है वो अपना रिदम पकड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी नेशन में एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा था दोस्तों जिसको शायद इंसान के बराबर भी नहीं समझा जाता था। तो उस सेक्शन के लिए बेसिक एमिनिटीज तो छोड़िए, उस सेक्शन के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज अ ह्यूमन, कंसिडरेशन एज अ ह्यूमन, ये भी अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर लगातार संघर्ष करते रहे। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन बात यह भी है
कि जैसा मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 20th सेंचुरी भारत के उन गिने चुने इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे जिनका एक अपना स्टॉन्च ओपिनियन था। मतलब जो जिस भी मुद्दे पर उनका ओपिनियन था, इट वाज एब्सोल्युटली सब्सटेंशिएटेड, पूरी के पूरी तरीके से ये फैक्ट बेस्ड होता था। और जहां पर ये फैक्ट बेस्ड नहीं था, वहां पर मैं बता दूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको एडमिट भी करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जब अपनी बुक्स में रेफरेंसेस दिए तो हमेशा उसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रेफरेंसेस के साथ उसे बैक किया। लेकिन एक मेंशन आता है कि पेशवा के युग में जो बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस के कम्युनिटी के लोग थे, तो उनके कमर में झाड़ू और साथ के साथ गले में मटकी बांध करके चलने का सिस्टम था। ऐसा पॉपुलर हिस्ट्री में काफी प्रचलित था उस वक्त। लेकिन दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली लिखा है कि इस घटना का कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं मिलता। ये उन्होंने एविडेंशियली प्रचलित बातों को सुना है। तो मतलब ये एडमिट करते हैं कि ये जो इंसिडेंट है ये बेसिकली हिस्टोरिकल है ना रेफरेंस से बैक नहीं है, बल्कि जनश्रुति या पॉपुलर मिथ से ये बैक्ड है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कई सारे सेमाइनल जो है वर्क्स, सेमाइनल थॉट्स अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संपूर्ण अंबेडकर वाङ्मय इस नाम से एक पूरा कंपाइलेशन किया गया है लिटरेरी वर्क्स का। जितने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लेटर्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, उनका पूरा कंपाइलेशन जो है वो पब्लिश किया गया है और पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा इनफैक्ट। तो ये वर्क्स पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें या तो आपको संपूर्ण अंबेडकर वाङ्मय में मिल जाएंगी या फिर अंबेडकर बायोग्राफी इस पर्टिकुलर बुक में भी आपको कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे। कुछ रेफरेंसेस थोड़े से क्रिटिकल भी रहेंगे, जिसमें कि आपको रेफरेंस दिया जाएगा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स इस पर्टिकुलर बुक का। वेल दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से हर एक फील्ड में उनका अपना एक अलग ओहदा था। ठीक है ना। जब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया के बर्कली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा से जब इंडल्ज होते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने एक थीसिस लिखी थी। उस थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। दोस्तों वो थीसिस जो है वो एक क्लासिक टेक्स्ट बुक के रूप में पब्लिश होती है बाद में, और आज वो रेफरेंशियल बुक मानी जाती है कंटेम्पररी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों के दोनों महान व्यक्ति, एक तरफ महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी इधर है और एक तरफ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ने अपने अपने वर्क्स, अपने अपने थॉट्स और अपनी लाइफ को लगभग पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट किया है, लगभग। और इसी वजह से दोनों के बारे में खुल करके बात की जा सकती है, दोनों के बारे में खुल करके रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं, एक दूसरे के थॉट्स, काउंटर थॉट्स को है ना असेस किया जा सकता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं गांधी और अंबेडकर दोनों एक साथ, है ना, कुछ लोगों को हो सकता है आपत्ति हो कि आप महात्मा गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग ऐसी बातचीत करते रहते हैं, और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये चीजें सोशल मीडिया पर होती हैं। तो हम लोग जब आम बातचीत करते हैं तो ऐसे में गांधी और अंबेडकर यही नाम इस्तेमाल किए जाएंगे। उनके टाइटल्स विथ ड्यू रेस्पेक्ट हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो वेल दोस्तों, इन दोनों का लगभग अगर देखें आमना सामना पहली बार कब होता है, तो देखिए इन पर्सन या व्यक्तिगत रूप से तो आपने पूना पैक्ट के बारे में सुना ही होगा। पूना पैक्ट में व्यक्तिगत रूप से शायद ये इनकी पहली मुलाकात थी और पहला ऐसा क्रॉस रोड इनके साथ आमना सामना इनका होता है। लेकिन दोस्तों आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर अगर देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर 1920s से ही एक्टिव हो चुके थे इन द सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस।
जबकि महात्मा गांधी जो हैं वो एक मल्टीफेसेटेड पॉलिटिशियन थे, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे एक थियोलॉजिस्ट के रूप में ज्यादा दिखने लगते हैं। यानी कि जो उनका राजनेता वाला साइड था वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है ना। थोड़ा सा हाइड होने के चक्कर में आप देखेंगे कि उनका जो एक थियोलॉजिकल साइड था, जो उनका धर्म के प्रति अनुराग था, जो ट्रेडिशनल वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका लगाव था, या जो वेजिटेरियनिज्म के प्रति उनका लगाव था, ये सारी चीजें जो कि उनको एक है ना रिलीजियस आइकॉन के जैसा डिस्प्ले कर सकती हैं, वो सारी चीजें उनकी 1930s में ज्यादा पॉपुलर होने लगेंगी। इनफैक्ट दोस्तों, इस आइडेंटिटी का कॉन्सिक्वेंस इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी कड़ी में। देखिए, सबसे पहले जब दोनों के बीच में बात आती है, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दोनों ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर 20th सेंचुरी के शायद उन गिने चुने इंडियंस में से एक थे जो सही मायने में एब्सोल्युटली लिबरल थे। लिबरल से क्या मतलब है? लिबरल से मतलब यह है कि वो अपने थॉट्स को लेकर के, सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, आइडियोलॉजीज को लेकर के पूरी तरीके से मॉडर्नाइज्ड हो चुके थे। इनफैक्ट प्रैग्मैटिज्म दोस्तों, या प्रायोगिकतावाद जिस फिलॉसफी को कहा जाता है, उस आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी के सबसे बड़े अगर प्रैक्टिशनर कोई थे उस वक्त तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। हर एक समस्या को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते थे, रीजन और रैशनैलिटी, साथ के साथ लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर की आइडेंटिटी थी। महात्मा गांधी इस बारे में थोड़ा सा अलग थे। उनको किसी किसी मुद्दे पर आप लिबरल कह सकते हैं, लेकिन अगर बात आए सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट की तो महात्मा गांधी वॉज वेरी क्लोज टू द कंजर्वेटिव साइड। उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी जब वो 1908-9 के आसपास ट्रैवल कर रहे थे, यूके जा रहे थे साउथ अफ्रीका से, to meet the crown and obviously to present the issues of the Indians in South Africa. उन्होंने रास्ते में शिप पर जर्नी के दौरान एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था हिंद स्वराज। 1909 में यह किताब पब्लिश होती है। उस किताब में, छोटी सी किताब है, पतली सी है, उस किताब में उन्होंने कुछ मतलब ऑब्सक्यूरेंटिज्म जैसी चीजें है ना उन्होंने डिस्प्ले की हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि शायद आज के लिबरल फोक्स के गले ना उतरे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स कहा है। ये तो सभी उस वक्त की एक पॉपुलर नोशन थी, सभी जानते हैं। लेकिन कंपैरिजन किससे किया है? वुड यू बिलीव इट कि कंपैरिजन किया है एक ऐसी महिला से जो कि स्टेराइल है ना, जो कि स्टेराइल है, यानी कि ऑब्वियसली जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उन्होंने कंपेयर किया है द मदर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स, यानी कि यूके की पार्लियामेंट को, विथ अ प्रोस्टिट्यूट, यानी कि पार्लियामेंट को पॉलिटिकल ब्रॉथल और साथ के साथ स्टेराइल वुमेन से कंपेयर किया गया है। हो सकता है कि उस वक्त उनके इंटेंशंस रहे हों कि कंटेम्पररी सोशल थॉट्स जो थे वो उनके माइंड को भी ओवरटेक कर रहे थे। हो सकता है आज उस शब्द की जो है ना व्याख्या की जाए वो अलग तरीके से की जाए, लेकिन दोस्तों ये दिखाता है कि उस वक्त भी ही वॉज ऑक्यूपाइड बाय द कंटेम्पररी थॉट प्रोसेस, व्हाइल डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज एब्सोल्युटली रेडिकल व्हेन इट केम टू द कंटेम्पररी थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट दोस्तों, अगर बात आती है लॉजिक वर्सेस फेथ के, तो इसमें भी है ना, इसमें भी आप देखेंगे कि ऐसे कई इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉजिक जो है वो पुट करते हैं। खासकर जब बात आती है हिस्टोरिकल कन्वर्सेशंस की, तो वहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है वो लॉजिक पे पुट करना चाहते हैं। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्य और अहिंसा को लेकर के डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने साफ साफ एक स्टेटमेंट लिखा था कि ये जो फिलॉसफी या आइडियोलॉजी है ट्रूथ और नॉन वायलेंस की, दिस इज क्लियरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द
बुद्धिस्ट थॉट्स, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था। दूसरी तरफ अगर देखेंगे महात्मा गांधी, उनका ज्यादा यकीन था फेथ में। मुझे याद आता है डोमिनिक लैपियर की एक किताब, द फ्रीडम एट मिडनाइट, राइट। इनफैक्ट दोस्तों, इस पर्टिकुलर किताब में, आई होप कि मैं बुक का नाम आपसे सही कोट कर रहा हूं, तो इसमें आप देखिएगा कि इस पर्टिकुलर किताब में एक रेफरेंस देते हैं कि महात्मा गांधी का, जब कस्तूरबा गांधी बीमार रहती हैं, उनको है ना इश्यूज थे, उनको हेल्थ इश्यूज थे, इनफैक्ट कुछ समय पहले उनको टीबी वगैरह भी हो गया था, और उनको इंजेक्शन लगाने की बारी आती है, उनको वैक्सीनेशन करने की बारी आती है, तो इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के खिलाफ थे महात्मा गांधी। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये उनका फेथ था, ठीक है। फेथ का कोई लॉजिक था तो आप कहेंगे कि सर फेथ में तो लॉजिक चलता नहीं है, राइट। सो दोस्तों, फेथ में लॉजिक नहीं चलता, इसी से ये चीज साबित होती है कि शायद साइंटिफिक टेम्परामेंट या लॉजिकल थिंकिंग की जो बात है, किसी किसी मुद्दे पर महात्मा गांधी उस पर्टिकुलर थॉट से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, ठीक है। और यहां तक कि आप समझिए कि उनके बड़े बेटे ने जब ये चीज इंसिस्ट भी की थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कई सारे उनके जो सलाहकार थे उन्होंने भी कहा, सो गांधी वाज वेरी स्टर्न अबाउट इट। उन्होंने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मुझे मेरे राम पर भरोसा नहीं है, राम, भगवान राम। इस दर्जे तक महात्मा गांधी भगवान राम पर अपना विश्वास रखते थे, इस दर्जे तक वो उन पर यकीन रखते थे, दृढ़ विश्वास रखते थे कि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि किसी बाहरी इलाज से उनकी पत्नी ठीक हो जाएंगी। और इनफैक्ट उनका ये भी स्टेटमेंट था कि अगर बहुत होगा तो क्या ही होगा, इस तकलीफ से, इस पीड़ा भरे जीवन से उसको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यहां पर हमें दो तरीके से समझना है। यहां पर हमें समझना है कि एक तरफ जहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर बिल्कुल प्लेन, एब्सोल्यूट, लॉजिकल और रैशनल बात करते हैं, है ना, चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे किसी को खराब लगे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी वो एक काइंड हार्टेड व्यक्ति की तरह, एक ऐसे बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते हैं जो परिवार का बड़ा है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा उसमें जिद है, अपनी आस्था को लेकर के, अपनी फेथ को लेकर के। और आपको याद आएगा कि गांव देहात में कभी आपने सुना होगा किसी न किसी से कि अगर कोई बुजुर्ग है और या फिर कोई बहुत ही प्यारा है अपने जीवन में और वो बहुत तकलीफ में है, तो अक्सर जो सीधे साधे बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया इससे अच्छा तो उसको मुक्ति ही मिल जाए, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों झेले इंसान। तो गाइस, यू कैन सी दैट द फेथ, that particular part was working more in the side of Mahatma Gandhi compared to Dr. B. R. Ambedkar, who was more on the side of the stout logic and reason. दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें कनेक्शन विद द सोल एंड मैपिंग द माइंड्स, देखिए महात्मा गांधी के साथ एक शानदार अचीवमेंट जुड़ी हुई है दोस्तों। वो भारत के इतिहास में एक ऐसे अलहदा व्यक्ति थे, एक ऐसे यूनिक पर्सनालिटी थे जिन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी मोनार्किकल पोस्ट, कोई भी पावरफुल पोजीशन ऑफिशियली कभी भी नहीं ली। लेकिन यह भी हकीकत है दोस्तों कि पूरे 20th सेंचुरी में जब से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया नेशनल मूवमेंट में, और जब तक उनकी हत्या कर दी गई रिलीजियस फैनेटिक के द्वारा, तब तक महात्मा गांधी से ज्यादा पॉपुलर कोई व्यक्ति भारत देश में नहीं था। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप ये मान के चलिए कि एक तरफ अकेले महात्मा गांधी और दूसरी तरफ बाकी सारी की सारी इंडियन लीडरशिप, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीवन। आज आप सब कई सारे इंडियन लीडर्स को, कई सारे हमारे नेशनल लीडर्स को आप सभी कंपेयर करते हैं अक्सर महात्मा गांधी से। कभी अगर मौका मिले तो उस वक्त के न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह उठा करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि महात्मा गांधी के एक इशारे से क्या हो सकता था। लेकिन महात्मा गांधी, उन्होंने देश की जनता की नब्ज पकड़ ली।
उन्होंने देश की जनता की नब्ज पकड़ ली। देश की जनता को एक ऐसा मिस्टिक पर्सन मिल गया, एक ऐसा, है ना, महात्मा मिल गया जो कि उनके जैसा दिखता था, दुबला पतला शरीर, उनके जैसा पहनता था, आधी धोती, बदन पर बस एक टुकड़े कपड़े को लपेट करके चल रहे हैं, वो भी गर्मियों में, वो भी नहीं, जो कि उनके जैसे रूखा सूखा खाता था, उनके जैसे गांव देहात के सेटअप वाले आश्रम में रहता था। और दूसरी तरफ अगर देखें दोस्तों, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनके कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में महात्मा के ऊपर भरोसा जो है वो लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो भारत में महात्मा बनना बहुत आसान है। उन्होंने कहा था कि वैसे भी यहां पर लोग उसी को महात्मा मानते हैं जो कि चिढ़ता है, कभी किसी को गाली दे देता है, जो कि गंदगी में रहता है, फटे पुराने चीथड़े पहनता है, जो कि खाने के नाम पर कुछ भी खाता है, खुले हाथों से कहीं से भी गंदा पानी पी लेता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ईमानदार है और बहुत ही सच्चा और नेक दिल है। तो ऐसे में मैं ये चाहता हूं कि भारत के लोग अपनी सोच बदलें और वो उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करें, उस जगह पर जाने का प्रयास करें जो उनको अभी नसीब नहीं है। बेसिकली दोस्तों, कहीं-कहीं पर आपने देखा भी होगा कि अक्सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो वेल सूटेड बूटेड रहते हैं, सारे बेहतरीन कपड़े और सारा एकदम बढ़िया ड्रेसअप, टाई वाई सब लगा करके। एक्चुअल में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि उस वक्त तो देश में इतनी गरीबी थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इस तरीके से कैसे वो रहते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रैग्मेटिक व्यक्ति थे। प्रैग्मेटिक समझते हैं आप? मैंने कहा था ना कि जो प्रैक्टिकल माइंडेड होता है, बिल्कुल। उन्होंने दरअसल में उस समय के लोगों का दिमाग पढ़ लिया था कि लोगों के पास जो है वो एक तरीके से दे आर ब्रेन रॉटन पीपल, दे डोंट हैव दैट क्रिटिकल कैपेसिटी टू थिंक, दे लुक टुवर्ड्स फेथ, नॉट टुवर्ड्स द साइंस, नॉट टुवर्ड्स द लॉजिक। इनफैक्ट दोस्तों, मुझे याद आता है कि जब 1945 में लॉर्ड वेवेल जो हैं वो शिमला कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे और उस वक्त जब कैबिनेट मिशन उसके बाद आया 1946 के, मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास अनाउंसमेंट होती है, मार्च में पहुंचता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज अगेंस्ट दिस वेरी आइडिया ऑफ कॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको ये चीज मंजूर नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए। आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात कर रहे हो? यस, एब्सोल्युटली राइट है, ये बिल्कुल फैक्चुअल ट्रुथ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि भाई आखिर ऐसी कौन सी नई बात हो जाएगी जब हमारे देश में ऑलरेडी एक रनिंग और वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मौजूद है, तो ऐसा क्या नया इनोवेट कर दिया जाएगा कि जो अभी तक इनोवेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह कहना था कि मुझे भरोसा नहीं है इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माइंड्स पर, क्योंकि ज्यादातर जो हैं वो अपनी कास्ट और अपने फेथ की बायसनेस को अपने दिमाग में लेकर के घूम रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सजेस्ट किया था कि आप यूएस या यूके से कुछ एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिस्टर्स की एक टीम जो है वो बनवाइए और जो कुछ भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप बनाना चाहते हैं आप उनसे बनवाइए, ऑब्वियसली अंडर द ब्रिटिश गाइडेंस, नॉट अंडर द इंडियन गाइडेंस एट ऑल, और उसको बाद उसको लागू कर दीजिए, बिकॉज इंडियंस डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट एट द मोमेंट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हद तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, क्रिटिकल थे अपने माइंड को लेकर के, अपने थॉट्स को लेकर के। और दोस्तों इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो वो अपने दौर के कुछ बेहतरीन आला तरीन इंटेलेक्चुअल्स में से एक हुआ करते थे। ही हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। उन्होंने न सिर्फ रूपी के प्रॉब्लम को लेकर के थीसिस पर डिटेल्स लिखे थे, बल्कि उसके बाद अगर आप देखेंगे
लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने विस्तार से बात की है, चाहे फिर वो राइजिंग कम्युनलिज्म का इश्यू हो, चाहे फिर वो कांग्रेस का एक डबल मास्क्ड अप्रोच फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस उसको क्रिटिसाइज करना हो, यहां तक कि दोस्तों जात पात तोड़क मंडल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटी कास्टिज्म था, जो कि कास्ट रिडल्स को तोड़ना चाहता था, उसके खुद के इनविटेशन पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाना चाहते थे और उन्होंने अपनी स्पीच लिखी थी। दोस्तों जब उस स्पीच को जात पात तोड़क मंडल के कन्वीनर ने सुना, या इनफैक्ट पहले एक कॉपी मंगाने की कोशिश की कि आप बता दीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं, उस कंडीशन पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मना कर दिया कि बॉस, इस तरीके के साथ, इस तरीके से इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करके मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। तब जाकर के दोस्तों उनकी जो वो स्पीच थी जात पात तोड़क मंडल में जो देने वाले थे स्पीच, ऑब्वियसली है ना, पंजाब में ये स्पीच होने जा रही थी, तो उस स्पीच को उन्होंने नहीं डिलीवर किया और उसे एक बुक के रूप में पब्लिश कराया गया, जिसको हम लोग जानते हैं विद द नेम ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, राइट। तो दोस्तों उस पर्टिकुलर किताब में आप देखेंगे कि कास्टिज्म को, उसके राइज को लेकर के, उसके कंटेम्पररी कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के ही हैज प्रेजेंटेड अ वंडरफुल एनालिसिस, वंडरफुल एनालिसिस। कई लोग कहते हैं कि वो बहुत ऑफेंसिव है, मतलब आई हैव रेड दैट बुक, ऐसा कोई बहुत ऑफेंसिव नहीं लगेगा अगर आप एक रैशनल थिंकर और एक आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल मेंटालिटी के साथ आप सोचेंगे तो ऐसा कुछ भी आपको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगेगा। कम से कम उस लिहाज से तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये किताब एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आई है जो कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करता था। दूसरी तरफ दोस्तों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दरअसल में टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर ज्यादातर एक थियोलॉजियन की तरह विश्व जो है वो बिहेव करते थे। थियोलॉजियन की तरह बिहेव करने का मतलब क्या, जैसे कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का नेता होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि 1930s में महात्मा गांधी के इस रिलीजियस इंक्लिनेशन की शुरुआत का जो असर होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दरअसल में दोस्तों धीरे धीरे महात्मा गांधी जो है वो आम जनता को और ज्यादा कनेक्ट करते जा रहे थे, और सही मायने में अगर देखा जाए तो लिटरली गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है ना, वो बिल्कुल सही कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपने रेडियो संबोधन में 1944 में ये संबोधन महात्मा गांधी के लिए पहली बार प्रयोग किया था, द फादर ऑफ द नेशन, वो 100% सही थे उस वक्त, क्योंकि सही मायने में महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति थे जो भारत की जनता के इस नब्ज को पकड़ने में कामयाब थे कि यहां की जनता अगर किसी एक चीज पर बिल्कुल आंख मूंद करके ट्रस्ट करने जा रही है तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक गॉडमैन हो सकता है। गॉडमैन मतलब कि जैसा कोई आज के समय में कहें तो कोई संत, कोई महात्मा, कोई बाबा, है ना, साधु, कोई इस तरीके का व्यक्ति। दरअसल में महात्मा गांधी जो है उनके स्टोरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसके चलते महात्मा गांधी ने पूरी उम्र तक एक हाफ धोती के अलावा कभी कोई और कपड़ा नहीं पहना। आप देखेंगे इनफैक्ट चर्चिल तो इसी बात से चिढ़ा रहता था। चर्चिल ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर हाफ नेकेड फकीर कहता था। गांधी जी अपनी भारत वापसी के बाद जब गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर निकलते हैं भारत भ्रमण के लिए, भारत दर्शन के लिए, कि भाई देखा जाए, सुना जाए, जाना जाए कि देश की जनता कैसी है, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस वक्त दोस्तों मदुरई में उनका सामना होता है एक ऐसे गांव से जिस गांव में लोगों के पास तन ढकने के कपड़े तक नहीं थे। महात्मा गांधी पूरी तरीके से कठियावाड़ी काठियावाड़ी वेशभूषा में एकदम बढ़िया पगड़ी वगैरह और चुन्नटदार कुर्ता वगैरह पहन करके और बढ़िया है ना पजामे वगैरह डाल करके, धोती वगैरह चल रहे थे। धोती था, पजामा नहीं था। तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि जितने वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं उतने में तो हमारा आधा गांव अपने कपड़े पहन लेगा, अपना शरीर ढक लेगा। दैट वॉज समथिंग विच पिंच्ड महात्मा गांधी। और उसके बाद जो है
महात्मा गांधी ने यह प्रण लिया कि आजीवन मैं हाफ, है ना, शरीर ही, अपना आधा शरीर ढकूंगा जब तक कि भारत के हर आदमी के बदन पर कपड़ा नहीं होता, हर आदमी के शरीर पर कपड़ा नहीं होता उसका शरीर ढकने के लिए। तो ये उनकी मोरल इंटीग्रिटी को दिखाता है दोस्तों। ये उनके उस रिलीजियस वर्च्यू को दिखाता है। महात्मा गांधी के ज्यादातर जो आइडियाज थे, या तो वो भगवत गीता से, या तो फिर वो जैन और बौद्ध कथाओं से, या फिर वो बाइबल से प्रभावित थे। जैसे कि खासकर वो जो सबसे ज्यादा मशहूर लाइन कही जाती है उनके बारे में कि गांधी जी कहते थे कि अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। दोस्तों, ये दरअसल में एक बिब्लिकल थॉट है। जीसस क्राइस्ट के थॉट्स जो हैं बाइबल में, उनके शिष्यों के थॉट्स बाइबल में जो मेंशन है, महात्मा गांधी की ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग, ये बिब्लिकल थिंकिंग है। ठीक। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो अपनी खुद की हेल्थ को लेकर के, अपनी वाइफ की हेल्थ को लेकर के जो इतने ज्यादा स्टॉन्च बिलीवर थे कि कुछ नहीं होगा, अगर जो होना होगा वो होगा ही होगा, मैं क्यों चिंता करूं कि मैं मर जाऊंगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। दिस थॉट अगेन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट निष्काम कर्म। ओके, कि भगवत गीता में जिस तरीके से आपको बिना, है ना, फल के मोह में पड़े हुए कर्म करते रहने की सलाह दी गई है, महात्मा गांधी भी लगभग उसी आइडियोलॉजी, उसी माइंडसेट को फॉलो करने वाले थे। और साथ के साथ दोस्तों, जो अहिंसा, करुणा, यानी कंपैशन, नॉन वायलेंस जैसी जो फिलॉसफीज हैं, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की देन है, उनकी थाती है। तो महात्मा गांधी जो हैं वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो दिखते तो, या जिनका फील्ड तो पॉलिटिक्स था, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशंस थी वो सारी की सारी इंडिक फेथ्स या बिब्लिकल फेथ्स से आधारित थी। इसी वजह से दोस्तों, जब 1930s में धीरे धीरे इंटेंस होने लगती है इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स, तो मोहम्मद अली जिन्ना या इवन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वो महात्मा गांधी को या इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस था दोस्तों। इसके अलावा अगर देखेंगे सोशल डार्विनियन वर्सेस ट्रू डार्विनियन, देखिए महात्मा गांधी सोशल डार्विनियन कहे जाते हैं। मतलब वो चाहते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत था, या नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत था चार्ल्स डार्विन का, महात्मा गांधी दरअसल में सोसाइटी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बजाय वो चाह रहे थे कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट को प्रमोट किया जाए। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो बाकायदा आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा गांधी जी का तलिस्मान, कि जब आप किसी भी दुविधा में पड़ो तब आप देखो कि आपके किसी भी उठाए गए कदम से वो जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है कतार में, द लास्ट मैन इन द क्यू, क्या उसका कोई बेनिफिट होगा? क्या जो सबसे आखिरी पायदान पर है हमारे समाज में, क्या वो इस स्टेप से किसी प्रकार से बेनिफिटेड होगा? दोस्तों, ये एक एक्सीलेंट गाइड, एक्सीलेंट कह सकते हो, है ना, पाथ ऑफ गाइडेंस हो सकता है, खासकर जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, या जो भी किसी तरीके के लीडरशिप या अथॉरिटी वाले पोजीशन में हैं उनके लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनका साफ साफ कहना था कि भाई आप जो है ना, एजिटेट करो, आप एजुकेटेड बनो, आप, है ना, स्ट्रगल करो अपने अधिकारों के लिए। मतलब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को समर्थ और शिक्षित बनाना है, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू डार्विनियन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी वजह से उनका साफ साफ कहना था कि देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि सचमुच में अपलिफ्टमेंट हो जाए डिप्रेस्ड क्लासेस का, तो आप उन्हें कैपेबल बनाओ, और कैपेबिलिटी आती है पॉलिटिकल पावर से, इकोनॉमिक पावर से। डॉक्टर अंबेडकर इसी वजह से कहते थे कि आप जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशंस प्रोवाइड करो, पॉलिटिकल, है ना, इलेक्टोरेट्स उनको प्रोवाइड करो, ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का पार्ट तो बने कम से कम। इकोनॉमिकली स्ट्रांग करो आप उनको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साफ साफ बोला कि आप बिल्कुल भी ये जो मीनियल काम काज होते हैं, जो
जातियों के हिसाब से डिवाइडेड थे उस वक्त की सोसाइटी में, आप उन्हें बिल्कुल मत करो। आप अपने आप को एजुकेटेड करो और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आप बेहतर काम करो, पैसे बनाओ, अच्छे से रिच होकर के रहो। जब तक आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगे, सोसाइटी में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, जो कि दिखाता है कि ही बिलीव्ड इन द ट्रू डार्विनियन थियरी दैट ओनली दोज हु आर द फिटेस्ट टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, ओनली दोज पीपल वुड सर्वाइव इन द सोसाइटी। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखेंगे तो मैनुअल वर्क वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस मामले को लेकर के भी गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी का स्टेटमेंट मैं याद कर सकता हूं, ये स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कि अगर कल को मशीन्स नहीं हो सकती इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, तो मैं इस बात पर एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। यानी कि गांधी जो है वो उद्योगों में मशीन्स के इस्तेमाल को लेकर के कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। गांधी के हिसाब से कि हर एक व्यक्ति के हाथों में उसकी जिंदगी चलाने का हुनर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अगर आप देखते हो तो ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ द मास इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं इंडिपेंडेंस के बाद, अगर आप देखें, जिसमें कि भारत हैवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी थॉट था। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस मामले में थोड़ा सा सोशलिज्म के करीब थे, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो फॉर द accumulation of the wealth and property into the private hands, यानी कि वो कैपिटलिज्म के इस प्रिंसिपल को भी मानते थे। दैट मीन्स ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट, ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, बल्कि पूरी तरीके से इंडियन नेसेसिटीज, भारतीय जरूरतों को समझते हुए जो सुटेबल थॉट प्रोसेस था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस थॉट प्रोसेस के पैरोकार थे। जबकि महात्मा गांधी, ही वॉज मोर ऑन दैट स्पिरिचुअल एंड मोरल साइड। उनका यह मानना था कि अगर एक आदमी अपनी जरूरतें कम रखेगा, एक आदमी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही बस कोशिश करेगा, तो द नेचर, द मदर नेचर हैज everything to satisfy your needs, but it can never have sufficient to survive your greed, right? तो ये गांधी की फिलॉसफी थी। आप अगर अपने हुनर से अपनी आजीविका कमा सको तो आप एक सफल व्यक्ति हो, आपको किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, एक बात बड़ी सिंपल सी है, महात्मा गांधी जो है ना, वो इंडिविजुअल के ऊपर काम करना चाहते थे। इंडिविजुअल सेंट्रिक उनके आइडियाज हुआ करते थे, ऐसे आइडियाज जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति की जरूरत है। बस आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, आपको कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं चाहिए, आप उसे अकेले इंप्लीमेंट कर लेंगे, राइट? दोस्तों, इसके बाद अगर देखेंगे तो पॉपुलैरिटी का सवाल जब पैदा होता है तो भाई गांधी के सामने तो कोई था ही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो दूर दूर तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी का कुछ ऐसा आलम था कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी वो अगर चाहते, वो अगर कह देते कि उनको ये पोजीशन चाहिए, तो वो पोजीशन उनके ऊपर कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि उन्होंने दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा उन्होंने खोल दी। उस समय कि जब हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ जो है आंदोलन होने का डर था, महात्मा गांधी ने अकेले किया और किसी ने एक शब्द तो छोड़ो, उल्टा लोगों ने उसमें वॉलंटरली एनरोल किया, बाकायदा एनरोलमेंट लेकर के लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। पॉपुलैरिटी का आलम यह था महात्मा गांधी के कि जब 1947 में पार्टीशन हो रहा था, नोआखली में, कलकत्ता में दंगे हो रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पंजाब के विभाजन की वजह से ज्यादा फसाद हुआ, ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादा विस्थापन हुआ। आप
यकीन नहीं कर पाओगे कि कलकत्ता उस समय का, आज का कोलकाता, उसमें अगर ऐसी चीजें हो जाती तो क्या होता। क्योंकि कोलकाता उस समय सिर्फ भारत का नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा शहर था पूरे एशिया में। पूरे एशिया का सबसे बड़ा शहर था कलकत्ता उस वक्त। और इतनी ज्यादा आबादी, और वो भी पूरी तरीके से कॉस्मोपॉलिटन, मतलब अलग अलग वर्गों की आबादी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन कंडीशंस फॉर एनी काइंड ऑफ रायट्स टू टेक प्लेस। गांधी गांव गांव पैदल घूम करके लोगों के बीच में जा जा करके एक रिपेलेंट की तरह काम कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसे पानी के बीच में से आप अगर आप चलाओ तेजी से, तो स्लो मोशन में देखोगे तो पानी की धार कटती हुई नजर आती है। तो गांधी की मौजूदगी उस पानी की धार को काटने वाली तलवार की तरह थी। और रही बात पॉपुलैरिटी के बारे में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि वो 2 बार इलेक्शंस हार गए, चुनाव तक नहीं जीत पाए, अपने दम पर अपने निर्वाचन क्षेत्र को वो जीत नहीं पाए, इतना कम पॉपुलैरिटी थी उनकी। इस पर मैं एक और फैक्ट देना चाहूंगा। इनफैक्ट इसके लिए आर्गुमेंट दिया जाता है कि अ, जो वोटिंग राइट्स थे वो बहुत ही लिमिटेड थे और सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज्यादातर सपोर्टर्स जो हैं वो लोअर और एब्सोल्युटली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। भाई, यू हैव टू बिलीव इट मैन दैट Dr. B.R. Ambedkar and his political opponent, whosoever defeated him, they were both fighting for the same reserved constituency. वो उसी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उसी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हारे थे, जहां पर सारे वोटर्स ऑब्वियसली ऑब्वियसली रिजर्व्ड सीट के लिए वोट कर रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी उनकी पार्टी कॉन्टेस्ट करती है एंड ही कुड नॉट विन इवन इन 2 डिजिट्स। वो डबल डिजिट पे सीट्स नहीं ला पाए। 1946 में ही कुड नॉट रेप्लिकेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस इवन इन द रिजर्व्ड सीट्स। तो अगर उनकी पॉपुलैरिटी को पैरामीटर बनाया जाए तो कंटेम्पररी भारत में, आप याद रखिएगा, वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वालिफाइड लोगों के पास थे। अगर आप काउंट करेंगे तो लेस देन 5% ऑफ द कम्युनिटीज एडल्ट्स दे हैड द वोटिंग राइट्स। और उसमें भी आप देखेंगे तो या तो कोई प्रॉपर्टी ओनर हो, या तो इनकम टैक्स पेयर हो, या तो कोई एजुकेटेड इंडिविजुअल हो, या तो कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो। इस तरीके की क्वालिफिकेशंस होती थी इफ यू वांटेड टू हैव द वोटिंग राइट्स। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इस तरीके की क्वालिफिकेशंस के वोटर्स के बावजूद भी इलेक्शंस नहीं जीत पाते थे। ये पॉपुलैरिटी का आलम था, जो इंडिकेट करता है कि कम से कम इस पैरामीटर पर तो महात्मा गांधी के सामने कोई भी नहीं था। दोस्तों, इसके बाद अगर देखें, गांवों को लेकर के महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों के थॉट्स में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, द विलेजेस वेयर अ सेसपूल ऑफ इग्नोरेंट। सेसपूल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब कि ये ऐसी जगह है, ऐसी व्यवस्था है जो कि फ्यूडल माइंडसेट को जारी रखने का काम करती है। बिल्कुल सही बात है। गांव में द perpetuated system of the casteism was never going to end, at least not in the lifetime of Dr. B.R. Ambedkar, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अगर आप गांव से बाहर नहीं निकले तो आप कभी भी कास्ट रिडल्स से बाहर नहीं निकल पाओ। गांवों को उन्होंने इक्वेट किया कि ऐसे आत्ममुग्ध लोग हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ सही से जानते हैं, सब कुछ सही से करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें गलत कर रहे हैं। उनके किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्शन में जरा सा भी लॉजिकल एलिमेंट नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, महात्मा गांधी वो मानते थे कि भारत, असली भारत गांव में ही बसता है। दोस्तों, उनके हिंद स्वराज में जो एलिमेंटरी स्वराज है वो दरअसल में ग्राम स्वराज है। वो चाहते हैं कि हर एक गांव को एक
ऑटोनॉमस रिपब्लिक बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से कभी न कभी आपने सुना भी होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स हो रही थी टू टू मेक द पंचायती राज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द पंचायती बॉडीज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उस वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया था कि अभी जो है हम उस मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचे नहीं है जहां पर कि इस तरीके का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सफल हो पाएगा, जहां लोग जात और धर्म के नाम पर एक दूसरे के गले काटने को तैयार हैं। वहां लोगों से ये उम्मीद करना कि वो इतने मैच्योर होंगे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई गवर्निंग बॉडी खुद से चुन करके और उसे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी माल प्रैक्टिस के चला पाएंगे, ये यकीन करना मुश्किल है। और इसी वजह से दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखेंगे कि पंचायती राज बॉडीज को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उस वक्त उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया था, जो कि बाद में दिया जाता है, बाद में दिया जाता है, राइट? तो ये इंडिकेट करता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो प्रैक्टिकल, रैशनल और प्रैग्मेटिक थॉट प्रोसेस था, वो इस मामले में भी काफी हद तक सही ही साबित होता है। दोस्तों, इसके बाद अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग और सॉलिटरी डिटर्मिनिज्म, मतलब महात्मा गांधी के अंदर एक कैपेसिटी थी दोस्तों। क्या कैपेसिटी थी कि अपने थॉट्स से, अपने आइडियाज से, अपने विचारों से लोगों को आकर्षित कर लेना, मेस्मराइज कर देना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गांधी वॉज लाइक अ चार्मर, स्नेक चार्मर। जैसे वो स्नेक चार्मर स्नेक्स को अट्रैक्ट करता है ना, वैसे ही महात्मा गांधी जो है वो जनता को अट्रैक्ट करते थे। पीपल यूज्ड टू फ्लॉक ओवर द प्लेसेस टू सी हिम। उनके दर्शन के लिए लोग जाते थे भाई। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आ चुके थे। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। ये खबर लगी कि महात्मा गांधी वहां पर विजिट करने जा रहे हैं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी उनके दर्शन के लिए, देखने के लिए कि कौन महात्मा है जो ये गोरे लोगों से डरते नहीं है, जो अंग्रेजों के, फिरंगियों के नाक में दम करके बैठे हुए। ये थी उनकी पॉपुलैरिटी की बात। उन्होंने दरअसल में लोगों को अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज और अपने एक्शंस के साथ जोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जैसे कि अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि रेवोल्यूशनरीज ने सही मायने में क्रांति से देश को आजाद कराया, लेकिन दोस्तों रिवोल्यूशनरीज जो है वो 1905 में जब बंगाल पार्टीशन की अनाउंसमेंट होती है, उसी के साथ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और तेज हो जाता है। उसके पहले भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद वो तेज हो जाता है। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के तेज हो जाने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटेलिएट करती है और उनके अगेंस्ट एक्शंस लेती है, ट्रायल्स करती है, उनको फांसी पर लटकाती है, लोगों के मन में क्या थॉट्स थे? कुछ भी नहीं। Most of the people used to think that they are some petty criminals or something like that. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स में है। अब आप कहेंगे कि रिकॉर्ड्स तो ब्रिटिश ने बनाए हैं, एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन उसमें टेस्टिमोनियल्स भी हैं, आम जनता के कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स, उनके ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स भी हैं। और चलो मान लिया कि ब्रिटिश ने बायस किया होगा, लेकिन डू यू नो दैट स्टोरी ऑफ बटुकेश्वर दत्त? बटुकेश्वर दत्त दोस्तों वही व्यक्ति हैं जो उस दिन सरदार भगत सिंह के साथ असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग के दौरान मौजूद थे। एंड ही पर्सनली डिड नॉट थ्रो द बॉम्ब। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बॉम्ब नहीं फेंका था, बॉम्ब तो भगत सिंह ने फेंका था। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जो है वो अपने कॉमरेड के लिए, अपने दोस्त के लिए, उसके साथी होने के लिए आजीवन कारावास की सजा अपने ऊपर भुगतते हैं। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा बलिदान देश के लिए, दोस्त के लिए, देश की आजादी के लिए। लेकिन दोस्तों वो उस वक्त निराश हो जाते हैं जब देश की आजादी के समय, उनको रिलीज किया गया। दिल्ली में वो एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, उनको रोका जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं। ही टोल्ड, बटुकेश्वर दत्त
एंड नोबडी रिकॉग्नाइज्ड हिम कि कौन बटुकेश्वर दत्त, हु। सिमिलरली दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद, जिनका हाल ही में जन्मदिन बीता है, चंद्रशेखर आजाद के जब डेथ हो जाती है, जब उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था टू prevent himself from coming into the hands of the British at Alfred Park in Allahabad of that time, modern Prayagraj। उसके बाद दोस्तों उनकी माता जी जो हैं, वो जहां भी रही, जहां जहां भी रही, चाहे वो झाबुआ मध्य प्रदेश हो या फिर वो झांसी उत्तर प्रदेश, उन्हें आजीवन तंज सुनने पड़े, ताने सुनने पड़े कि आपका बेटा, उसे तो पुलिस ने मार दिया, वो तो कुछ ऐसे ही काम करता होगा। आई एम सॉरी, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उनके बेटे चंद्रशेखर आजाद के लिए यह रिपोर्ट छपी थी हिंदुस्तान में, आज, दैट इज द न्यूज़पेपर्स नेम, उस पर्टिकुलर आज पत्रिका में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कि उनके पुत्र चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ कर्सिंग वर्ड्स यूज किए गए थे। अब आप सोचिए जरा कि ऐसे मौके पर एक आदमी आता है जो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप चल करके और कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, बस गली में आप निकल करके और बस पैदल मार्च कर दीजिए। कितना आसान है, कोई बंदूक गोली चलाने की चिक चिक नहीं, कोई डर नहीं। और उल्टा सरकार अगर आपको जेल में डालेगी तो आप जीत गए। जेल में जाने का डर जो है, वो जेल में जाने के उत्सव में बदल गया। ये थी महात्मा गांधी की बाइंडिंग की पावर, ये थी उनकी इंस्पिरेशन की पावर। दूसरी तरफ दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के पूरे हॉल में अकेले व्यक्ति हैं, तो वो अकेले रहेंगे, क्योंकि उनका जो भरोसा था, उनकी जो दृढ़ता थी, अपने कमिटमेंट थी जो उनको अपने फैक्ट को लेकर के, अपने ट्रूथ को लेकर के, वो इंटैक्ट थी, इनडोमिटेबल थी। उसको कोई भी जरा सा भी ट्रिगर नहीं कर सकता था, जरा सा भी शेक नहीं कर सकता था। दोनों ही पर्सनालिटीज अपने अपने लेवल पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो दोनों, एक के पास उनके फॉलोअर्स की पूरी सेना थी, एक के पास सेना को बिल्ड करने की कैपेसिटी थी। महात्मा गांधी के पास एक पूरी सेना को बिल्ड करने की कैपेसिटी थी। इतने ज्यादा लीडरशिप स्किल्स, इतने ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज। दूसरी तरफ दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वो भले ही एक सेना बनाने के लिए, अपने फॉलोअर्स की सेना बनाने के लिए उस वक्त सफिशिएंटली सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी थे। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आज हमें संविधान में दिखते हैं, जितने भी रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हमें हिंदू कोड बिल में दिखते हैं, most of them were actually the outcome of that grit and determination of Dr. B.R. Ambedkar। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात देखें, सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों? सबसे बड़ी बात थी कि जब ये दोनों ही पर्सनालिटीज इतने आउटस्टैंडिंग थे, इतने कैपेबल थे, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण था कि कास्टिज्म को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयास किए गए, या कांग्रेस के द्वारा जो प्रयास किए गए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उन प्रयासों को सिर्फ एक फ्रॉड अटेम्प्ट, एक धोखेबाजी बताया। इनफैक्ट पूरी की पूरी किताब लिख डाली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, है ना? पूरी की पूरी किताब जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दैट इज व्हाट हैज कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल्स। इस पूरी किताब में उन्होंने किस तरीके से एक एक करके पूरी धज्जियां उड़ाई हैं कांग्रेस और महात्मा गांधी के सारे एफर्ट्स की, जो कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के, अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के नाम पर किए। ठीक है, इनफैक्ट दोस्तों, अगर बात करें तो दोनों के बीच में जब पूना पैक्ट में उसके पहले भी इनफैक्ट कुछ इंटरैक्शंस जब होते हैं,
तो डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि भई आपने एग्ज़ैक्टली कब से शुरू कर दिया अनटचेबल्स के बारे में सोचना? तो डॉक्टर अंबेडकर के इस एलिगेशन का जवाब महात्मा गांधी देते हैं कि जब से आपका जन्म नहीं हुआ था, तब से मैं अनटचेबल्स के बारे में सोच रहा हूं, उनके लिए मैं कर रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ओल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, वो यही आर्गुमेंट देते हैं। सेम यही आर्गुमेंट देते हैं कि हाँ भैया, तुम्हारे जन्म से पहले से मैं कर रहा हूं। ऑब्वियसली जब आपका जन्म हुआ था, पहले आप पहले थे, आपने जो कुछ किया होगा मेरे जन्म से पहले ही किया होगा। आउटकम क्या है उसका? रिजल्ट क्या है उसका? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को हमेशा एक डबल फेस्ड और एक हॉलो थंपिंग वाला व्यक्ति बताने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की सारी जो बायोग्राफीज हैं, जो जीवनी हैं, उन जीवनियों में जो उनके तथ्य बताए जाते हैं कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत कुछ कर दिया, वो सारी चीजें दरअसल में यंग इंडिया में लिखे गए उनके लेख पर आधारित हैं। और आगे चल करके 1955 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उसमें भी उन्होंने कहा कि इनके ज्यादातर जो बायोग्राफीज लिखी गई हैं वो यंग इंडिया और हरिजन में लिखे गए महात्मा गांधी के आर्टिकल्स को अपना रेफरेंस बनाती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी जो गुजराती भाषा में अखबार लिखते हैं, पत्रिकाएं लिखते हैं, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि वहां पर तो वो सपोर्ट करते हैं, वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, यहां पर वो कास्टिज्म को अबॉलिश करने की बात करते हैं। तो ये डबल फेस्ड एलिगेशंस जो है वो लगाए गए महात्मा गांधी के ऊपर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, इनफैक्ट एक और आर्गुमेंट मैं बताना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा कि भाई कांग्रेस ने पिछले कुछ टाइम में 20 लाख रुपए, उस वक्त दोस्तों 20 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था, 20 लाख रुपए का अमाउंट कांग्रेस ने खर्च किया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये अमाउंट खर्च करना बड़ी बात है, आप चाहते तो कांग्रेस में शामिल होने की शर्त रख देते कि अगर कोई कांग्रेस मेंबर बनना चाहता है, कोई कांग्रेस को चंदा देना चाहता है, तो शर्त यह होगी कि पहले वो किसी अछूत के यहां खाना खाएगा, पहले वो किसी अछूत को अपने यहां काम पर रखेगा, पहले वो उसको अपने घर के दरवाजे चौखट से होकर के जाने देगा। उस समय आप देखेंगे कि आपके इस अपील की और इस चंदा कलेक्शन की पावर की कितनी वैल्यू रह जाती है। इनफैक्ट अगर आपने ऐसा किया होता तो आज वो दिन नहीं देखना पड़ता कि जब मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे इलाके के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष वो मुझे रोकने की कोशिश करता है, वो मेरे समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी करवाता है और वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ चलाए गए कैंपेन्स को फॉल्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई तरीके के जो है मुद्दे थे जहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थॉट्स बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्टेड थे, बिल्कुल डेविएट आउट कर रहे थे एक दूसरे से। जैसे कि खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूं, खिलाफत आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी के पॉलिटिकल करियर पर एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा ब्लॉट है जिसको लेकर के अक्सर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और इस क्रिटिसिज्म में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट द ओनली वन। उस वक्त तो वो बहुत यंग थे, उनकी क्रिटिसिज्म तो बहुत बाद में आई। जब वो एनालाइज करते थे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो को, तब उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया। एक्चुअल में महात्मा गांधी के इस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म तो आता है बाय नन अदर देन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों पर्सनालिटीज एक अपनी लाइफ के प्रीवियस फेज में और एक अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में, दोनों पर्सनालिटीज अपनी लाइफ में रिलीजन्स के यूज के लिए जाने जाते हैं। जहां बाल गंगाधर तिलक का करियर बिल्ड करने में रिलीजियस इंक्लिनेशन ने बड़ा रोल निभाया, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करने में रिलीजियस इंक्लिनेशन ने ही सारा कुछ किया।
उन्होंने किसी पॉइंट पर ऐसा पाया कि महात्मा गांधी इज एक्चुअली मिसयूजिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, क्योंकि खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये दरअसल में अली ब्रदर्स का शुरू किया गया आंदोलन था। ये बात कुछ और है कि उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी वॉज सेलिंग लाइक अ हॉट केक, पूरी तरीके से वो पॉपुलर थे। नए नए लीडर के तौर पर भारत में उनका आगमन हुआ था। साउथ अफ्रीका में उन्होंने झंडे गाड़े हुए थे। भारत में आकर के उन्होंने चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में जगह जगह पर अपनी उपलब्धि प्राप्त की थी। तो अली ब्रदर्स ने उनको इनवाइट किया था, वो गए, उनको लीडरशिप ऑफर की गई, उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने खिलाफत को बकायदा नेशनल मूवमेंट का मुद्दा बना दिया। इस बात को लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, जबकि ये खिलाफत का मुद्दा, उसका भारत से क्या लेना देना, इंडिया में एग्जैक्टली क्या था खिलाफत का। और जो इंडियंस होकर के खिलाफत के चक्कर में पड़े हुए हैं, दे डोंट डिजर्व टू बी इंडियंस, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बिल्कुल क्लियर मानना था, राइट। हालांकि दोस्तों ये जो थॉट्स थे ये आफ्टर थॉट्स थे, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 के उस वक्त में कोई क्रिटिसिज्म नहीं की। ये क्रिटिसिज्म्स उनकी बाद में की गई जो लेटर्स हैं, राइटिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, है ना। तकरीबन 1800 वर्ड्स का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी के रोल को हैविली क्रिटिसाइज किया है। गॉट इट दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो मोपला रिबेलियन को लेकर के भी, इनफैक्ट मोपला रिबेलियन में महात्मा गांधी के रोल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी तो हिंदूज नायर लैंडलॉर्ड्स को और मुस्लिम मोपला पीजेंट्स को उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, दोनों को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया। जबकि हकीकत ये थी कि मोपला रिबेलियंस में जो मोपला पीजेंट्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी के पीजेंट्स थे, जो वो एक्चुअल में फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि नायर्स थे, जो कि हिंदूज थे, उनको बर्न कर रहे थे, उनको लूट रहे थे, उनको मार रहे थे। लेकिन दोस्तों इसको आप जरा ऐसे समझिए कि अगर इसमें रिलीजियस एंगल नहीं होता तो क्या होता, क्या तब ऐसा नहीं होता क्या? महात्मा गांधी का यह कहना था कि देखो रिलीजियस एंगल अगर है भी तो एक तरफ से थोड़ी ना होगा, दोनों तरफ से होगा। तो इसी वजह से दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, विच वॉज फेयरली आर्ग्यूड। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो दोनों को इक्वेट करना इज अ गुड थिंग, लेकिन उस कंडीशन में जहां पर पार्टिसिपेशन हो एक्चुअल में। जबकि फैक्ट आपको यह बता रहा है कि भाई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हैं, तो दोनों कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि मोपला रिबेलियन के बाद के जो आफ्टरमैथ हुए हैं, महात्मा गांधी के इंटरवेंशंस की वजह से मोपला रिबेलियंस के जो कैंडिडेट्स थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको उस लेवल पर ना तो पनिश किया गया और ना ही उतने लोगों को चार्ज किया गया जो लोग कल्प्रिट्स हो सकते थे। ये दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक आफ्टर ओपिनियन माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक आईपीसी 295 है, आपने गाना तो सुना ही होगा ना कि 295 है ना, 295A एक बड़ा मशहूर सॉन्ग आया था पंजाबी भाषा में। और इसकी स्टोरी दरअसल में क्या है, तो हुआ ये कि 1920s का ही वो समय था, शुद्धि आंदोलन अपने जोरों पर चल रहा था और शुद्धि आंदोलन के पायनियर उस वक्त जो हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा स्वामी श्रद्धानंद का नाम आपने सुना होगा अगर आप डीएवी संस्थाओं से कभी जुड़े हुए हो, तो शुद्धि आंदोलन के पायनियर माने जाते हैं। उनकी हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम रिलीजियस फैनेटिक के द्वारा, क्योंकि उसके हिसाब से स्वामी श्रद्धानंद जो हैं वो ही वॉज डूइंग सम डिससर्विस टू द फेथ ऑफ इस्लाम। दूसरी तरफ दोस्तों एक और ऐसा कारनामा किया जाता है जिसके तहत
सीता माता के बारे में एक ऑब्जेक्शनेबल किताब छापी जाती है। किताब का नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, बट दैट वाज डन बाय सम रैंडम पर्सन, सम अली वाज द नेम। दूसरी तरफ उसका जो एक तरीके से रिएक्शन होता है ना, तो एक राजपाल महाशय नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब छापी प्रोफेट मोहम्मद के कैरेक्टर को मैरिनेट करते हुए, ठीक है ना। अब ये जो महाशय थे, राजपाल महाशय, इन्होंने रिटालिएशन वाली किताब छाप दी और इस किताब को लेकर के उनके खिलाफ हो गया एक्शन। बाद में उनका असैसिनेशन भी हो गया, उनका मर्डर कर दिया गया, है ना। तो नतीजा क्या होता है कि दरअसल में यहां पर दोनों पक्षों ने गड़बड़ की, हिंदूज ने भी गड़बड़ की और मुस्लिम से भी गड़बड़ की। एक्चुअल में इनमें से महात्मा गांधी का जो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म था वो था अगेंस्ट महाशय राजपाल। ये चीज डॉक्टर अंबेडकर ने वेहमेंटली क्रिटिसाइज की कि दैट शोज कि फॉर हिम द लाइव्स ऑफ द हिंदूज or the choices and preferences of the Hindus, customs and virtues of the Hindus matter only when it comes against the depressed classes, against the Dalits. Rest against the Muslims, it doesn't work. ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगेन आर्टिकल्स का ही हिस्सा है। सो दोस्तों, ये जितने भी है ना, जितने भी इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स थे, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि मेजर रोड ब्लॉक्स यही हुआ करते थे, जिसका अल्टीमेटली जो बिगिनिंग पॉइंट था, वो बिगिनिंग पॉइंट था दोस्तों पूना पैक्ट, जहां पर आपने सबने पढ़ा होगा कि किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो साइमन कमीशन के आने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखते हैं, इस कंडीशन में कि जब आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं प्रोवाइड करोगे तो उनको लगा कि अगर आप सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो, सिलेक्टिव वोटिंग राइट्स दे रहे हो, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आपको फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा, वरना कोई भी एलीट पढ़ा लिखा अपर कास्ट हिंदू कभी भी किसी डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करने वाला। और दोस्तों, लॉथियन कमिटी जो है, लॉथियन कमिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपॉइंट की गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 के बाद। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनफैक्ट सॉरी सेकेंड कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उनकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के बाद डिक्लेरेशन ऑफ द कम्युनल अवार्ड होता है और उसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर के इस अचीवमेंट के अगेंस्ट महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन पर बैठते हैं, एंड दैट वाज वेयर द हिस्टोरिक पूना पैक्ट वाज साइंड। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जितने भी काउंटर आइडियाज थे, ये सारे के सारे मेजर रोड ब्लॉक्स हुआ करते थे। इनफैक्ट कास्टिज्म को लेकर के ही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। दरअसल में महात्मा गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि वो कास्ट सिस्टम के बड़े सपोर्टर थे। मैं आपको एक एक्सर्प्ट देना चाहूंगा महात्मा गांधी के ही एक आर्टिकल से, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था। 1921 का ये आर्टिकल था और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि एक सफाई कर्मी के परिवार में अगर कोई अच्छा सफाई कर्मी नहीं है तो ये उसकी डिफीट है। एक सफाई कर्मी को सफाई के पूरे विज्ञान का पता होना चाहिए और ये उसकी प्रोफेशनल स्किल्स को दिखाता है, ना कि उसके सोशल बैकवर्डनेस को। उन्होंने ये भी लिखा इन द सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स कि हम अगर किसी भी कास्ट को, फॉर एग्जाम्पल से ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं, उसके मन हमारे मन में उसके लिए इज्जत होती है, वो इज्जत तभी तक रहेगी। गांधी ने कहा कि मेरे मन में वो इज्जत तभी तक रहेगी जब तक कि वो ब्राह्मण है। जिस दिन उसने अपने आप को किसी और प्रोफेशन से जोड़ लिया, उसकी वो आइडेंटिटी, वो रिस्पेक्ट मेरे मन में खत्म हो जाएगी। तो महात्मा गांधी के मुताबिक जो कास्टिज्म था, उन्होंने स्टेटमेंट लिखा बकायदा कि द कास्टिज्म, राइट, लेटर ऑन सेम चीज वर्ण व्यवस्था के लिए भी उन्होंने यूज की कि वर्ण व्यवस्था विल गिव यू द पाथ टुवर्ड्स द स्वराज। स्वराज की तरफ कौन सा रास्ता जाता है?
वर्ण व्यवस्था का रास्ता स्वराज की तरफ जाता है। इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेमेंट किया है, बहुत ही ज्यादा बैडली क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उनके मुताबिक चाहे आप कास्टिज्म को सपोर्ट करें, चाहे आप वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करें, एट प्रेजेंट दोनों के दोनों सिस्टम्स दे जस्ट मेंट द कास्ट बेस्ड, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी, नथिंग एल्स। अगर आप कहते हैं कि एक आदमी का काम वो उसके इनहेरिटेड राइट्स से ही सेट होना चाहिए, अगर आप कहते हैं कि एक बार्बर को हमेशा अपने बेटे को बार्बर बनाना चाहिए, या एक पॉटर को अपने बेटे को पॉटर ही बनाना चाहिए, तो आप दरअसल में कास्टिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू अपलिफ्ट दैट सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली। आप मैनुअल वर्क को प्रमोट करने के नाम पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि उसके पास चॉइस ऑफ वर्क ना हो। अगर मैं एक कॉबलर के परिवार में पैदा हुआ हूं, तो मैं जरूरी थोड़ी है कि मैं शू मेकिंग ही सीखूं, मैं मशीन चलाना भी तो सीख सकता हूं, मैं पॉलिटिशियंस बनना भी तो सीख सकता हूं, राइट। गांधी जी का एक स्टेटमेंट था इसके काउंटर में, है ना, कि नॉट ऑल कैन बिकम द वाइसरॉयज एंड प्राइम मिनिस्टर्स, हेंस दे हैव टू लर्न द स्किल एंड द क्राफ्ट दे आर अल्टीमेटली बॉर्न विथ। मतलब कि हर व्यक्ति अपने जीवन में वाइसरॉय और गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा। तो इसी वजह से अगर जीवन जीना है, आजीविका चलानी है, तो उस व्यक्ति को अपने जन्मजात समय से जो व्यवसाय उसको मिला है, उस व्यवसाय में उसको स्किल्ड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी। दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे, और हम देख सकते हैं कि दोनों के इस आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉजिक तो है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लिबरल थॉट प्रोसेस को अगर हम कंसीडर करें, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज फार अहेड in the assessment of the contemporary society's requirements and necessities to uplift the society for the betterment। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था महात्मा गांधी के बारे में, इनफैक्ट महात्मा गांधी नहीं बल्कि महात्माओं के बारे में, जबकि उनसे सवाल पूछा गया कि भाई महात्मा गांधी ने तो इतना कुछ किया है अनटचेबल्स के लिए और आप उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट था कि ऐसे कितने महात्मा आए भारत के समाज में और कितने महात्मा गए, लेकिन अछूत आज भी अछूत बना हुआ है। एक भी महात्मा के आने या जाने की वजह से अछूतों को किसी ने अछूत के ऊपर नहीं उठाया, वो वही रह गए। और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज अ वेहमेंट क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी। गॉट इट एवरीवन? लेकिन दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या महात्मा गांधी सचमुच इस तरीके की एगनी, इस तरीके का गुस्सा डिजर्व करते थे क्या? आइए जरा एक एक पॉइंट को काउंटर सेक्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ जो है वो बोल बच्चन, है ना, जुबानी जमा खर्च करते थे, एक्चुअल में ग्राउंड पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, दरअसल में महात्मा गांधी जो है, ही वॉज दैट पर्सन कि जब उन्होंने अपना साबरमती आश्रम बनाया, उन्होंने मैंडेटरी किया कि इसमें जो कुकिंग का काम होगा वो अनटचेबल्स के हाथों से ही करवाया जाएगा। सबसे पहली शर्त ही यही रख दी, आप सोचो जरा। दूसरी बात, इस शर्त के खिलाफ जो है वो कोई और नहीं, खुद महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा थी, और नौबत यहां तक आ गई थी कि तलाक की धमकियां तक एक्सचेंज हो गई थी दोनों के बीच में। साथ ही साथ दोस्तों, यह भी नियम था कि सफाई का काम जो है आश्रम के सभी व्यक्तियों को करना है, सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लोगों को, जिसको समझा जाता था कि सफाई का काम उनका काम है, सिर्फ किसी खास कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है, हर किसी को करना पड़ेगा। महात्मा गांधी वो पहले कैंडिडेट थे जो कि इस बात पर तो एग्री नहीं करते थे कि हमें, है ना, इंटर डाइनिंग और इंटर कास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ही वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि दोस्तों डाइनिंग प्रेफरेंसेस या कुकिंग प्रेफरेंसेस, देखो कुकिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन डाइनिंग प्रेफरेंसेस कि मैं उसके यहां जाकर के खाऊं
या उसके घर में बैठ करके खाऊं या वो मेरे घर में बैठ करके खाए। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर एब्सोल्युटली कल्चरल, पूरी तरीके से कल्चरल होती हैं, पूरी तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं। मैंने गांधी जी के बारे में पहले भी बताया कि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक थॉट्स रखते थे जो एक एक व्यक्ति अप्लाई कर सके। तो ये तो कहीं से भी गलत नहीं था। रही बात शादी की, आज भी आप सोशल मीडिया पर उठा करके देखिए, जो एंटी कास्ट एक्टिविज्म का चोला ओढ़ करके रखते हैं, अक्सर उनकी डिमांड यही रहती है कि अपने घर के, है ना, अपने घर की बेटियों का रिश्ता हमारे यहां पे कब करोगे, या रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, काइंड ऑफ। व्हाई? ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? आप ये समझो इस बात को कि शादी करना, लड़कियों की शादी करना, वो भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, वो भी पॉलिटिकल इक्वेशन को सेट करने के लिए, ये एक तरीके का मेडिवल प्रैक्टिस था। जब आप कास्टिज्म को मेडिवल प्रैक्टिस मान करके उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दूसरे मेडिवल प्रैक्टिस को आप अडॉप्ट करने की बात करते हैं। हाउ डिस्गस्टिंग! तो ये तो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है कि भाई आप जब तक शादी नहीं करेंगे, वो भी अपर कास्ट या अपर वर्णा के हो करके, लोअर कास्ट या लोअर वर्णा के यहां, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। वेयर इज द चॉइस, वेयर इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस मैन? कहीं पर नहीं। हाँ, कहा यह जा सकता था कि अगर कोई करना चाहे तो आप मना मत करिए, दैट इज अ फेयर आर्ग्यूमेंट, बट ऐसा कोई बोलता नहीं। दूसरी चीज दोस्तों, बात आती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ही लिटरली एक्चुअली wrote something else in the Young India and Harijan, and he wrote something different in the local Gujarati newspapers that Mahatma Gandhi used to publish. ये डॉक्टर अंबेडकर का एक इनकरेक्ट असेसमेंट था। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के पास जितने रेफरेंसेस थे, जितने रिसोर्सेस थे गांधी जी के न्यूज़पेपर्स वगैरह के, हो सकता है कि उसमें इस तरीके की चीज उन्होंने ऑब्जर्व की हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई सारे, है ना, ऐसे कई सारे पेपर कटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अगर आप चाहें तो देखिए, है ना, जिसमें अगर आपको देखना हो तो देखिए जरा, ये है हरिजन बंधु, ये है हरिजन सेवक, ये गुजराती भाषा में और ये हिंदी भाषा में, ठीक है ना। ये दरअसल में दोस्तों दोनों न्यूज़पेपर्स ये दिखाते हैं कि महात्मा गांधी सिर्फ इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स में ही नहीं कास्टिज्म के खिलाफ लिखते थे, वो हिंदी और गुजराती में भी कास्टिज्म के खिलाफ एक्टिवली लिखते थे, और ये बात जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइबल है। करेक्ट? तो डॉक्टर अम्बेडकर इस मामले में गलत साबित हो जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, डिड गांधी कंसीडर द कॉज ऑफ अनटचेबिलिटी ओनली आफ्टर द पूना पैक्ट? क्या पूना पैक्ट के पहले महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी का मुद्दा कभी भी नहीं उठाया? महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी का मुद्दा तो इवन साउथ अफ्रीका में भी, वहां पर भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती थी, वहां पर भी उन्होंने सबसे पहले सफाई वाले काम से ही सबकी शुरुआत करवाई थी। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना किसी खास कम्युनिटी का काम समझा जाता था, गांधी जी ने उसे सबसे करवा करके ग्राउंड लेवल पर शुरुआत की। या फिर 1915 का वापसी में जो है, 1915 के बाद वापसी में जब साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, मैंने वो वाला एविडेंस तो आपको बताया ही बताया। इसके अलावा भी दोस्तों महात्मा गांधी जो है 1920 में, 22 में इनफैक्ट, जब चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद और इस घटनाक्रम के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, उसके बाद भी गांधी ने कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए घूम घूम करके, गांव गांव में पैदल घूम घूम करके, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ तमाम रैलियां, तमाम जो है वो एफर्ट्स किए। हाँ, ये बात अलग है कि ये उनके एफर्ट्स का सेंट्रल थीम बन जाता है 1930s में, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगने लगे थे कि वो एक डबल मास्क्ड पॉलिटिशियन है। और एलिगेशंस कौन लगा रहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। गॉट इट? दोस्तों, इसके बाद अगर देखेंगे तो क्या गांधी सचमुच में जो कास्ट वर्कर्स थे उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के खिलाफ थे?
तो देखिए ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिएगा जरा कि भारत उस वक्त कोई इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं था, ना ही भारत कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था। हकीकत तो यह थी कि भारत के 90% से ज्यादा लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी पेट भरने के लिए। तो ऐसे में आप अपने थ्योरेटिकल सपोर्ट को लेकर के कुछ भी कहिए कि हम इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में हैं, कैपिटलिज्म, रूपी, दिस दैट। आम आदमी की दिक्कत क्या है? आम आदमी की दिक्कत है उसका पेट नहीं भर रहा है भाई, वो भूखा है, उसको रोटी चाहिए। उसको नहीं समझ में आता कि आपने इंग्लिश में क्या बड़ा भारी स्कॉलरली आर्टिकल लिख दिया, आपने कौन से लेवल पर गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दिया, आपने कौन से लेवल पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और लेबर पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दिया। उसको नहीं समझ में आता यार, वो भूखा है बेचारा। उसको यह समझ में आता है कि अगर अगर वो फला फला कास्ट से बिलोंग करता है, अगर उसके कास्ट में पर्टिकुलरली एक स्किल सेट है, मान के चलो कि मैं एक कास्ट बताता हूं, सपोज सिंपल सी बात है, माली, फूल माला बनाने वाली माली। अगर आप माली कम्युनिटी से हैं, आपको माला बनाने नहीं आती है, तो आप क्या फिर कर रहे हैं? आप अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे? खासकर तब जबकि आपके पास एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज नेग्लिजिबल हैं। आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो कि भाई हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। ये कौन नहीं दे रहा था? ब्रिटिश रूल था ना 150 साल तक। क्यों नहीं दिया उन्होंने शिक्षा का अधिकार? क्यों नहीं उन्होंने स्कूल्स बनवाए? क्यों नहीं उन्होंने कॉलेजेस बनवाए? क्यों उन्होंने हार्टॉग कमिटी 1929 में बना करके ये बोल दिया कि एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है शिक्षा? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? आखिरकार वो महात्मा गांधी ही थे वर्धा में जिन्होंने एजुकेशन प्लान को एक्सेप्ट करवाया और जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि भैया बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ स्किल बेस्ड काम भी आपको सीखना चाहिए। क्योंकि अक्षर ज्ञान से आप चीजों को समझ सकते हो, बोल सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन पेट नहीं भर सकते। पेट भरने के लिए आपको काम आना चाहिए, और जब काम आना आपके लिए इजी है तो शर्म किस बात की यार? करो काम। तो गांधी का ये बड़ा क्लियर फंडा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। गलत अगर कोई चीज है तो वो अनटचेबिलिटी गलत है, छुआछूत गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि जूते बनाना कोई गंदा काम है, लेकिन अगर कोई जूते बना रहा है, उसके हाथ को टच ना करना या उसके घर न जाना या उससे बात ना करना, ये गंदे काम है। और गांधी बस बिल्कुल गांधी बिल्कुल सही थे भाई, गांधी बस एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस मैटर। गॉट इट? तो ये जो चीज है ना, इसको समझने के लिए हमें उस वक्त उस दौर की प्रैक्टिकल रियलिटी को समझना जरूरी है। इनफैक्ट जूते बनाने की बात आप करते हो, गांधी हिमसेल्फ वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। वो एक बड़े अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। साउथ अफ्रीका में जब जनरल स्मट्स के साथ उनका समझौता हुआ और भारतीयों को बराबरी के अधिकार मिले, तो जनरल स्मट्स को उन्होंने गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया होगा सोचो? गांधी ने अपने हाथों से बनाया हुआ एक जूते का पेयर जनरल स्मट्स को गिफ्ट दिया। और वो जूते का पेयर क्या था? दरअसल में वो जेल में रहते हुए उन्होंने बनाया था, जो कि जनरल स्मट्स को दिया गया कि देखो, मैं यहां पर भी रह करके अपनी जीविका कमा सकता हूं, आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दैट इज द strength, that is the determinism that Gandhi had actually in his personality. It was not for all, my dear. तो एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं गांधी को अक्सर ब्लेम किया जाता है कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इनके आइडियाज, खासकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में जब पंचायती राज को लेकर के बात आती है, तो यही बात कहते हैं कि आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। दोस्तों, आइडियलिज्म एक्चुअल में एक यूटॉपिक थॉट है, ये बात सभी लोग मानेंगे, लेकिन महात्मा गांधी was someone who actually dared to, you know, go into that vein, go into that direction. उनके पहले और उनके बाद हर किसी ने उनकी थॉट्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो ऐसे कैंडिडेट थे जो तैयार थे। हाँ, आप कह सकते हो कि उनमें एक अलग तरीके की रिजिडिटी थी, थोड़ा सा नार्सिसिज्म का
झलक कई लोग देख सकते हैं कि उनको जो लगता था सही है वो सही है, बट उनको ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि टाइम टेस्टेड प्रैक्टिकल्स उन्होंने किए थे। उन्होंने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जनता के बीच में वो रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में 20 साल लगा दिए। 20 साल लोगों के पॉलिटिकल करियर नहीं होते। उन्होंने 20 साल तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशंस पर लगा दिए। उसके बाद वो भारत में आते हैं ना भाई। भले ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर का ये आर्गुमेंट आता है कि द मेन आर मॉर्टल एंड सो आर देयर थॉट्स एंड आइडियाज। बिल्कुल सच बात है। एंड सो इट डज अप्लाई, इफ इट डज अप्लाई ऑन महात्मा गांधी, इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन डॉक्टर बी आर अंबेडकर आइडियाज, माय डियर फ्रेंड्स। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के शब्दों के साथ ही मैं ये खत्म करूंगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर वो कहते थे कि अगर आदमी मरणशील है, मॉर्टल है, तो उसके आइडियाज और थॉट्स भी तो मॉर्टल हैं। तो अगर गांधी के आइडियाज और थॉट्स के लिए ये थॉट हो सकता है, तो व्हाई नॉट फॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ऑफ कोर्स, हर कोई इंसान ही है और इंसान के थॉट्स, उसके आइडियाज उसके समय काल की सीमा से बंधे हुए होते हैं। दैट इज इट। क्योंकि दोस्तों कोई कितना भी कह ले, कितना भी कहा जाए कि गांधी वॉज अफ्रेड ऑफ द अम्बेडकर्स इंटेलेक्ट, सच्चाई तो यह है दरअसल में कि महात्मा गांधी जो है वो दूसरे नेताओं की तरह अनटचेबिलिटी को मुद्दा मानने से कभी इनकार नहीं करते थे। महात्मा गांधी वो इकलौते ऐसे नेता थे जो कि इस बात को खुल करके स्वीकारते थे कि अनटचेबिलिटी की समस्या तो है, और उस समस्या को वो एक राजनीतिक या आर्थिक तरीके से नहीं, सामाजिक तरीके से सॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि समस्या सामाजिक थी। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि लोगों को, खासकर जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको ये समझाया जाए कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, मोरली, एथिकली, हर तरीके से गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपने काउंटर फीट करने की कोशिश की तो ये सोसाइटी में दूरियां बढ़ाएगा, बैर भाव बढ़ाएगा, एनिमोसिटी बढ़ाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं आज 70 साल बीत जाने के बाद हम इस बात को शायद अपने आस पड़ोस में देख भी सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, गांधी वाला तरीका नहीं अपनाया गया। और नतीजा आज हर तरीके के अपलिफ्टमेंट के बाद भी आपको गाहे बगाहे खबर मिलती रहती है कि फला फला गांव में किसी पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को कभी घोड़ी चढ़ने से रोक दिया, कभी है ना मूछ रखने से रोक दिया, कभी कुछ करने से रोक दिया, कभी कुछ करने से रोक दिया। आए दिन इस तरीके की खबरें चलती रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोनों महान पर्सनालिटीज के आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन को समझने के लिए ये लेक्चर आपकी मदद करने में कामयाब रहा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे शेयर भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और मुझ तक पहुंच सकते हैं आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर के आया है। 1 अगस्त यानी कल से ही हमारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। लॉन्ग टर्म बैचेस 2027 के सिविल सर्विसेज एग्जाम को टारगेट करने वाले। आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, फॉर योर डेडिकेटेड एंड स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ASR लाइव। ये कोर्स आपको मिल जाएगा 35,000 का, जिसमें कि यूनिक ऑफरिंग्स ये हैं कि जब आपकी पूरी प्रिपरेशन का, खैर पूरा का पूरा ध्यान तो रखा ही जाएगा, बट अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया दोस्तों, तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू के ऑफलाइन कैंपस में आपकी तैयारी कराई जाएगी विद प्रॉपर क्लासेस, विद प्रॉपर फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, एवरीथिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। आप डेफिनेटली इससे जुड़ सकते हैं। भूलिएगा मत ASR लाइव कोड का इस्तेमाल करना, तभी आपको ये कोर्स 35,000 का पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।